नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक ऐसा विचारक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि पूरा मेडिकल साइंस में क्रांति ला दिया था, उसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। हम उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। मनोविज्ञान में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाला शायद कोई पैदा नहीं हुआ था जब तक फ्रॉइड नहीं आया था। इसीलिए फ्रॉइड का महत्व बहुत ज्यादा है। सिगमंड फ्रॉइड कोई आम व्यक्ति नहीं था। सिगमंड फ्रॉइड ने जो दिया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविश्लेषणवाद के क्षेत्र में, शायद कोई भी आने वाला समय में जो मनोवैज्ञानिक होगा वो शायद नहीं दे पाएगा वो चीज। तो सिगमंड फ्रॉइड का महत्व बहुत ज्यादा है। मैंने जितने भी विचारक पढ़े हैं, मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, मैंने गांधी को पढ़ा है, मैंने शंकराचार्य को भी पढ़ा है, मैंने नागार्जुन को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है, जैन को पढ़ा है, और सब जो बात करते हैं वो तो अपने हिसाब से चीज़ों का बात करते हैं अपने विचारों के आधार पर। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड मुझे सब में सबसे अलग इसलिए लगता है क्योंकि जो भी बात करते हैं वो साइंस के आधार पर करते हैं, विज्ञान के आधार पर बात करते हैं। कोई बात फेंकते नहीं है, हवा में कोई बात नहीं कह देते हैं। जो भी बात कहते हैं बहुत तथ्य के आधार पर कहते हैं। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड को हम इन सबसे अलग मानते हैं। सिगमंड फ्रॉइड किसी विचारधारा को पकड़ के रखने वाले व्यक्ति भी नहीं है कि नहीं ये जो है यही सत्य है, यही अटल सत्य है, तुम इसी को मानो बस, बाकी हम किसी भी चीज को अगर तुम मानोगे तो हम भाई गुस्सा हो जाएंगे। सिगमंड फ्रॉइड वो कैरेक्टर नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि एक हाइपोथेसिस काम नहीं कर रहा है, एक परिकल्पना काम नहीं कर रही है, साइंस का ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा सिद्धांत से काम चला लो। कुल मिलाकर के जो परिणाम तुम चाहते हो, परिणाम मिलना चाहिए तुमको, वो ध्येय सिद्ध होना चाहिए जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो, फिर मेथड को भी अप्लाई करो। तो बहुत फ्लेक्सिबल है सिगमंड फ्रॉइड। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सिगमंड फ्रॉइड को वैसे तो मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, साइकोलॉजी के जो विद्यार्थी वो तो पढ़ते ही हैं, पर आम लोग सिगमंड फ्रॉइड को नहीं जानते हैं। आम लोगों के लिए सिगमंड फ्रॉइड बहुत दूर के विषय है। और जो मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, मन के अंदर का क्षेत्र होता है, इसमें कोई इंसान रुचि भी नहीं लेता है। क्योंकि आपके हाथ में दर्द है, आपके मसल्स में पेन है, आपके हड्डियों में दर्द है, तो आप उसका इलाज करवाते हैं, ये करवा सकते हैं। आपको फील होता है कि भाई मेरा मसल्स में प्रॉब्लम है। लेकिन जो मन का रोग होता है उसको कैसे फील कीजिएगा, उसको कैसे समझिएगा, हमारा पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होता है उसको कैसे समझिएगा, हमारा जो पर्सनैलिटी का फिक्सेशन है, उसका जो बैलेंसिंग है वो कैसे होता है पूरे अपने समय काल में, हमारे जीवन काल में, इसको कैसे समझिएगा। तो इन सब का उत्तर सिगमंड फ्रॉइड देते हैं। और सिर्फ हवा में कोई बात नहीं कह देते हैं कि नहीं भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। साइंस के बेस पे देते हैं, विज्ञान के आधार पर देते हैं। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ज्यादा प्रमाणिक हो जाते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड का विचारधारा इतना ज्यादा ही क्लिष्ट है, कठिन है कि आम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने लगभग उनको काफी दिन पढ़ा और मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ चीजों को समझाने का, कि एक आम व्यक्ति भी सिगमंड फ्रॉइड को समझ जाए। इसने जो काम किया, इस कारण से सिगमंड फ्रॉइड को बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माना जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। जैसे सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। मैंने लिख दिया है क्योंकि फैक्ट है, 6 मई 1856 को इनका जन्म हुआ था। चेकोस्लोवाकिया एक गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और 4 साल जब इनकी उम्र हुई, इसके बाद ये फिर भाग करके वियना चले आए। वियना जर्मनी का हिस्सा था तभी और अभी भी है, तो वियना चले आए। वियना में पले बढ़े, फिर वहीं से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां पे इन्होंने एक अध्ययन किया, हिस्टोलॉजी का अध्ययन, औत्तिकी का अध्ययन किया इन्होंने। और वहीं पे इनको एक गुरु मिले जहाँ से फिर मनोविश्लेषण की तरफ शिफ्ट हुए, साइको एनालिसिस की तरफ शिफ्ट हुए। और बहुत अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत कहलाया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहलाया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत।
देखिए, फ्रॉइड को लिख के समझाना बहुत मुश्किल है। मैं प्रयास करूंगा मैं कम लिखूं, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें समझाऊं, क्योंकि फ्रॉइड को लेके ना कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्रॉइड का फैक्ट आपको पता चल जाएगा, लेकिन फ्रॉइड को समझना अपने आप में समझिए कि वो कहते हैं ना कि फ्रॉइड को समझना अपने आप में बहुत कठिन काम है। इतना आसानी से समझ में नहीं आते हैं फ्रॉइड, तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। मेरे को ही समझने में हालत ख़राब हो गया था इनका, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं पूरी तरीके से इनको समझ पाया हूँ, लेकिन अधिकांश इनके सारी बातों को मैं समझ गया, अधिकांशता समझ गया हूँ। अगर 100 में से मैं अपने आप को पैरामीटर पे खड़ा करूँ तो मैं 70 से 80% बातें समझ गया हूँ फ्रॉइड की, इसलिए मैं आपके लिए भी लेके आया। तो इनका जो सिद्धांत है वो कहलाया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और इसको इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या है? साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण। इन्होंने पूरे मन के द्वार खोल दिए। इनका सबसे बड़ा जो खोज है ना वो है अनकॉन्शियस का खोज, अचेतन का खोज। क्या है अचेतन? जो फ्रॉइड से पूर्व के जो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो फ्रॉइड से पूर्व के मनोवैज्ञानिक थे, फ्रॉइड पूर्व मनोवैज्ञानिक, जो फ्रॉइड के पूर्व के मनोवैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि हमारा दिमाग का केवल एक स्तर होता है, हमारे मस्तिष्क का, हमारे मन का केवल एक स्तर होता है, और उस स्तर को हम कहते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन होता है मन की जागृत अवस्था, जिस अवस्था में आप जगे होते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी को कुछ कहानी सुना रहे हैं, कुछ साहित्य पढ़ के बता रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो आप चेतन मन से कर रहे हैं। तो जो जगे हुए जितने भी काम आप कर रहे हैं वो चेतन मन के माध्यम से कर रहे हैं। तो फ्रॉइड से पहले के जितने भी साइको एनालिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो यही बात मानते थे। लेकिन फ्रॉइड जब आते हैं तो फ्रॉइड इसको खारिज कर देते हैं, इस पूरी अवधारणा को ही बदल के रख देते हैं फ्रॉइड। क्यों, कैसे बदल के रख देते हैं इस अवधारणा को? फ्रॉइड कहते हैं कि भाई अगर चेतन मन ही सब कुछ है, केवल चेतन मन ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे मन का हिस्सा है, तो मैं एक आध प्रश्न पूछता हूं। और प्रश्न पहला ये है कि जब आदमी किसी से बात करता है तो वो हाथ क्यों हिलाता है? भाई मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूं, तो मेरा जो भाव मुद्रा है, सर हिलाना, हाथ हिलाना, ये क्यों करता है? पहला सवाल तो यही पूछ दिया। दूसरा सवाल जो पूछते हैं फ्रॉइड, वो पूछते हैं कि जब एक ही मन है, चेतन मन, तो जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो सपने क्यों आते हैं भाई? क्योंकि सपने में तो हम चेतन मन में होते नहीं, हम तो सो जाते हैं, मेरा मन उसमें जागृत तो रहता नहीं है, तो फिर कैसे सपने आते हैं? और सपने भी आ रहे हैं और उसमें हाथी, घोड़ा, बिल्ली सब दिख रहा है हमको सपना में, ये कैसे हो रहा है भाई? तो इसको बोले दूसरा प्रश्न उन्होंने ये कर दिया मनोवैज्ञानिकों से। अब मनोवैज्ञानिक सोच में पड़ गए, भाई बात तो सही कह रहा है। तो इनकी जो सबसे बड़ी खोज थी वो थी अचेतन की खोज। किसकी थी? अचेतन की खोज। अचेतन को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, सॉरी अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस। जबकि चेतन को क्या कहते हैं? कॉन्शियस। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया एक और मन है जिसको हम कहते हैं अचेतन मन, ठीक है, और इस अचेतन मन के कारण ही सपने आते हैं, इस अचेतन मन के कारण ही व्यक्ति बात करते हुए हाथ हिलाता है। अब देखो फ्रॉइड ने एक सिद्धांत दे दिया जिसको ये कहते हैं अद्वैतवाद। जब हम शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो उसको उन्होंने भी सिद्धांत दिया अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब है कोई दूसरी वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु, अद्वैत, दो नहीं एक है, उसको अद्वैत कहते हैं। तो फ्रॉइड भी जो है अपने आप को मोनोइस्ट कहते हैं, अद्वैतवाद को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मोनोइज्म। एक और शब्द है अद्वैतवाद के लिए आता है, इसको कहते हैं नॉन ड्यूअलिज्म। तो दो शब्द, एक है मोनिज्म और एक है नॉन ड्यूअलिज्म। तो जो आपको सही लगता है इंग्लिश में वो रख लीजिए। फ्रॉइड चूंकि बाहर के थे, शंकराचार्य का सिद्धांत को नॉन ड्यूअलिज्म माना जाता है, और हम शंकराचार्य के बारे में बताएंगे, आपको कभी बात करेंगे तो। अद्वैतवाद वेदांत उनका सिद्धांत है, अद्वैतवाद, और इनका जो है मोनोइज्म माना जाता है। तो फ्रॉइड ने बोला कि जो पूरे संसार में एक ही शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है, उसको ये कहते हैं फिजिकल एनर्जी।
यहाँ पे लिख देता हूं, इसको कहते हैं ये फिजिकल एनर्जी। ये जो फिजिकल एनर्जी है ना, यही पूरे संसार को चला रही है। और ये फिजिकल एनर्जी जो है, इसी को ये मोनोइज्म मान रहे हैं, ठीक है। और यही फिजिकल एनर्जी जो है कन्वर्ज होकर के, रूपांतरण होकर के बन जाती है मेंटल एनर्जी। और इसी मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी जब मिल जाते हैं ये दोनों, तो ये मिलकर के बनाते हैं इस अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। तो इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड को फ्रॉइड कहते हैं मोनोइज्म, अद्वैत। एक है फिजिकल एनर्जी, एक है, और वही कन्वर्जन, तो नेचर ऑफ कन्वर्जन का बात करते हैं कि जब रूपांतरण की प्रकृति होती है तो यही फिजिकल एनर्जी बन जाती है मेंटल एनर्जी, और यही मेंटल एनर्जी जन्म देती है अनकॉन्शियस को, अचेतन मन को जन्म देती है। इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है कि जो फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी मिलकर अनकॉन्शियस को जन्म देती है, इसको कहते हैं फ्रॉयड का अद्वैतवाद। फ्रॉयड का अद्वैतवाद, मोनोइज्म ऑफ फ्रॉयड। मैं समझा पाया? तो पहला टॉपिक ये है आपका, जो फ्रॉयड कह रहा है, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं। फ्रॉयड को पढ़ने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जिसमें हम आपसे बहुत कम मजाक करेंगे, क्योंकि ये मजाक का आदमी था ही नहीं, बहुत खतरनाक आदमी था। इसके बारे में आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा। जब ये लेक्चर सीरीज हम खत्म करेंगे, फ्रॉयड को जब खत्म करेंगे, पता चलेगा क्या बंदा था। तो पहला जो चीज इन्होंने बोला, वो क्या बोला? फ्रॉयड का अद्वैतवाद। उनका अद्वैतवाद क्या था वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो है वो है स्वप्न का विश्लेषण। स्वप्न का विश्लेषण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। अब चूंकि पहले बार में फ्रॉयड ने बोला कि भाई अगर कॉन्शियस माइंड है तो सपने क्यों आते हैं, मतलब अनकॉन्शियस है तभी तो वो चीज है। तो इन्होंने फिर व्याख्या किया स्वप्नों का पूरा। इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंग्लिश में, वैसे तो जर्मनी के थे तो जर्मन भाषा में इन्होंने किताब को लिखा था, लेकिन बाद के समय में जो अंग्रेज लोग थे इसको प्रकाशित किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में कहलाया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और हिंदी में भी इसका अनुवाद आ गया है, लेकिन बहुत टफ अनुवाद है। कहते हैं उसको सपनों का मनोविज्ञान। तो मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। मेरे पास किताब पढ़ा, अगर आप लोग चाहे बहुत डिटेल में पढ़ने तो पढ़ सकते हैं। हिंदी बहुत इसकी क्लिष्ट है, सपनों का मनोविज्ञान। ये शिक्षा भारती एक पब्लिकेशन है, वो निकालती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सपनों का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से इसमें किया है सिगमंड फ्रॉयड ने, तो आप इसको देख सकते हैं। अब सपनों का विश्लेषण क्या किया है इसमें, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। सपने क्या होते हैं? सिगमंड फ्रॉयड ने सपन को बोला रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस। रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस क्या मतलब है इसका? रॉयल रोड, अचेतन को अगर खोलने का जो सबसे बड़ा सड़क है, द्वार है, वो कौन है? सपना है, स्वप्न है। कौन है? स्वप्न है। इन्होंने स्वप्न को दो कैटेगरी में बांटा। पहला जो कैटेगरी कहलाया स्वप्न का, उसको ये कहते हैं लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कंटेंट या ड्रीम्स भी कह सकते हैं इसको। तो दो प्रकार इन्होंने सपनों का माना। एक को कहलाया लेटेंट कंटेंट या लेटेंट ड्रीम्स कहते हैं, हिंदी में इसका शब्द है गुप्त स्वप्न। गुप्त स्वप्न। और दूसरा जो इन्होंने माना, वो माना मैनिफेस्ट कंटेंट। क्योंकि ज्यादातर शब्द जो है फ्रॉयड का आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, तो मैं शुरू करूंगा इंग्लिश में ही, लेकिन आपको हिंदी इसका समझा दूंगा, परेशान मत होइए। दूसरा जो है ये कहलाया मैनिफेस्ट कंटेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्त स्वप्न। तो पहला है गुप्त स्वप्न विचार और दूसरा है व्यक्त स्वप्न विचार। क्या है ये? आइए इसको समझते हैं। देखिए लेटेंट कंटेंट क्या होता है? जब आप सपना देखते हैं तो सपने में अगर आप कुछ देख रहे हैं, ठीक, अब सपने में आप देख रहे हैं, मान के चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। गुप्त सपना में आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में एक अचानक से हाथी आ जाता है। अब वो हाथी आपको दौड़ा रहा है, आप ट्रेन में भाग रहे हैं उस हाथी से बचने के लिए, वो हाथी आपको मारने के लिए उद्यत है, आप उस हाथी से बचते हुए भाग रहे हैं। उसी समय आपका एक और मित्र आ जाता है, अब वो भी हाथी के पीछे, हाथी के आगे आगे भाग रहा है, हाथी उसके पीछे पीछे, आप दोनों के पीछे हाथी। फिर एक तीसरा मित्र आपका आता है, अब वो हाथी से लड़ रहा है, हाथी को लाठी दिखा रहा है, ए चुप चुप हट हट, हाथी को डरा रहा है।
और ये सपने जो है वो लगातार बेसिस पे आपको रोज आ रहे हैं। इस तरह का सपना बहुत से, कभी हाथी आ रहा है, कभी भालू आ रहा है, कभी हवाई जहाज में ऊंट आ गया है, कभी डायनासोर आ गया है, वो आपको भगा रहा है, वो दौड़ा रहा है। तो इस तरह का सपना है आ रहा है और लगातार बेसिस पे आ रहा है, अक्सर आ जा रहा है। तो फ्रॉइड जो कहता है, अब यहाँ पे वही चीज समझिए कि जो छिपा हुआ स्वप्न है। अब छिपा हुआ स्वप्न का मतलब क्या है? लेटेंट कंटेंट, इसको छुपा हुआ गुप्त स्वप्न जो है। गुप्त स्वप्न क्या हुआ? अब जो हाथी आ रहा है, ये आपको याद है कि हाथी आया, हमको दौड़ाया, पर दोस्त कहां से आया? अचानक से ट्रेन में मेरा दूसरा मित्र कहां आया? तो ये गुप्त स्वप्न है, लेटेंट कंटेंट है। दूसरा दूसरा मित्र कहां से आ गया मेरा? पहला चलो दूसरा आ गया, कैसे भी करके आ गया होगा, लेकिन पहला फिर तीसरा कैसे आ गया? तीसरा मित्र कैसे आया? और जो तीसरा मित्र आया फिर वो हाथी को दौड़ा भी रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो हाथी को दौड़ा रहा है ये आपको याद है, पर वो तीसरा मित्र आया किधर से हमको बचाने के लिए, ये बात आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो जो बात याद नहीं आ रहा, तो जो छुपे हुए स्वप्न है उसको गुप्त स्वप्न कहते हैं, और जितनी बातें आपको याद है उसको व्यक्त स्वप्न कहते हैं। तो जब आप फ्रॉइड के पास जाइएगा, बैठिएगा, या किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाके बैठे अपना सपना उसको बताइएगा कि मुझे ऐसा सपना आ रहा है, तो वो सबसे पहले यही करेगा कि आपके गुप्त स्वप्न को निकालने का प्रयास करेगा, लेटेंट कंटेंट को ढूंढेगा। तो वो मित्र कहां से आया? क्योंकि जब तक लेटेंट कंटेंट को नहीं ढूंढेगा वो सपनों का निर्वचन नहीं कर सकता है, वो सपनों का अर्थ नहीं लगा सकता कि इस सपना का क्या अर्थ है। प्रत्येक सपने के कुछ अर्थ होते हैं, है ना। और जब तक वो इस लेटेंट कंटेंट को नहीं ढूंढेगा तब तक वो सपनों का निर्वचन कर ही नहीं सकता है। उसको व्यक्त स्वप्न तो पता है जो आपने बताया है। तो फ्रॉइड अगर वहां पे है और उसके सामने कोई मनोरोगी है और पूछ बोला कि भैया वो सपना क्या था, याद करो, कहाँ से आया था तुम्हारा दोस्त, अब आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो फ्रॉइड ये नहीं बोलेगा ओह अच्छा याद नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलेगा। फ्रॉइड बहुत अच्छा इसका व्याख्या करते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि वह नहीं जानता है कि वह जानता है, इसीलिए वो सोचता है कि वह नहीं जानता है। मतलब वो सपना आपको याद है पर आपको याद नहीं आ रहा है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमको याद नहीं है, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा है। अगर आप ये सोची करने में याद करने का प्रयास करते हैं इस चीज को, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यही बात फ्रॉइड कह रहे हैं। तो बार बार आपको जोर डालेगा मनोवैज्ञानिक, याद करो कहाँ से आए दोस्त, देखो कोई स्टेशन पे रुका था क्या गाड़ी, वो ट्रेन का स्टेशन पे रुका था क्या? हाँ एक स्टेशन के पास तो रुका था, वहीं तो हाथी उनको पहली बार मिला था, अच्छा वहीं दोस्त चढ़ा होगा। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तब वो गुप्त स्वप्न को निकाल के बाहर करेगा, और गुप्त स्वप्न को, लेटेंट कंटेंट को, लेटेंट ड्रीम्स को और मैनिफेस्ट ड्रीम्स को, यानी व्यक्त स्वप्न को क्या करेगा, मिक्स करेगा, और मिक्स करके वो आपके उस सपने का अर्थ निकालेगा कि ये सपने का क्या अर्थ है। क्या मैं समझा पाया आपको चीजें? जैसे एग्जाम्पल, एक महिला आई सिगमंड फ्रॉइड के पास, ठीक है, एक महिला आई, उस महिला को लगातार सपना आता था कि एक मर्द है, एक मर्द नहीं बोल सकते इसको, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक मर्द ही था, व्यक्ति भी एक व्यक्ति है, और रोज उसको राइफल लेके उसके पीछे भागता है। वो उससे बचने के लिए दूर भागती है, और भागते भागते एक कमरे में जाती है, और कमरे में खुद को दरवाजा को बंद कर लेती है। वो व्यक्ति आता है और आ करके वो कमरे में जोर का झटका मारता है अपने लातों से, और कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा तोड़ने के बाद वो उस पर गोली चला देता है और वो घायल हो जाती है महिला। एक सपना ही आया। अच्छा, एक सपनों से आप सपनों का व्याख्या नहीं कर सकते हैं, निर्वचन नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है सपने में, अगर अभी आपको हम सपने के बारे में बता रहे हैं, प्रतीक बता रहे हैं सपनों का, तो ये नहीं कि अभी छिपकली आ गया किसी को सपने में, किसी का देख लिया, अरे भाई तू मरने वाला है, छिपकली आ गया सपने में। सपना एक सपने से उसका व्याख्या नहीं होता है। जब आप मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे तो वो बहुत सारे सपने की बात करेगा, वो 3-4 सपने आपका लेगा, और वो सपने में सब कुछ कॉमन होगा, जनरल होगा। जैसे यहाँ पर राइफल से वो व्यक्ति दौड़ा रहा है और गेट तोड़ा और उसने उस महिला को गोली मार दी, महिला घायल हो गई। फिर उसी समय कुछ और भी सपना आ सकता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, कि वही व्यक्ति या कोई और व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो महिला फिर भाग रही है और दरवाजा उसने खोला है, किसी झाड़ी के पीछे वो छुप गई है, और झाड़ी के पीछे जब वो छुपती है तो व्यक्ति आता है और उसके पेट में वो चाकू को घोप घोप के उसको घायल कर देता है। दूसरा सपना इस तरह से आया। कभी कभी सपना आ रहा है कि एक व्यक्ति छाता लेकर के दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं, रास्ते में पकड़ लिया, आपको वहीं पकड़ के कूद देता है छाते से ही, दे छाता, दे छाता। तो इस तरह का अगर एक ही इस तरह का सपना लगातार बेसिस पे आ रहा है, तो सिगमंड फ्रॉइड अब उसका व्याख्या कर रहे हैं सपने का। अब सपना यहाँ पता चल गया है कि सपने क्या आ रहे हैं। तो यहाँ जो राइफल है,
यहाँ जो चाकू है, ठीक है, यहाँ जो छाता है, इसको सिगमंड फ्रॉइड प्रतीक, सिंबल मानते हैं। और सिंबल किस चीज का मानते हैं? इसको सिंबल मानते हैं पुरुष का जननेंद्रिय, पुरुष का जो सेक्स ऑर्गन है वो इसका सिंबल है। जो चीज खड़ी होगी, जो चीज नुकीली होगी, वो चीज पुरुष का जननेंद्रिय होगा, ये सिंबल है। और जो कमरा में भाग के जा रही है, वो महिला कहाँ भाग के जाती है? कमरा में जाती है भाग के, कभी कभी, कभी वो झाड़ी में चली जाती है, ठीक है। जो जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, ठीक है, जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो महिला का सेक्स ऑर्गन होगा, वो महिला का जननेंद्रिय होगा। समझा पा रहा हूं चीजों को? जो नुकीली चीज होगी वो पुरुष की जननेंद्रिय है, और जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जैसे कमरा चारों तरफ से बंद है, जैसे झाड़ी चारों तरफ से घिरा है, तो वो जो क्षेत्र होगा वो महिला का क्या होगा? महिला का जननेंद्रिय होगा। सिगमंड फ्रॉइड ऐसे व्याख्या करते हैं। तो अब सिगमंड फ्रॉइड ने उसके सपनों का निर्वचन करना प्रारंभ किया, सपनों का अर्थ लगाना प्रारंभ किया। तो सपने में ये पता चला उस महिला के बारे में कि जो उसका पति है वो उसके साथ वाइल्ड सेक्स करता है। महिला इस चीज की इच्छुक नहीं है कि उसका पति उसके साथ वाइल्ड सेक्स करे, जबरदस्ती संबंध बनाए, इसको आप मैरिटल रेप भी कहते हैं, वैवाहिक बलात्कार हिंदी में शब्द है इसके लिए। तो उसका पति वही उसके साथ करता था, पर वो महिला इसका अवरोध नहीं कर पाती थी, इसको प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही थी। ये चीज उसको सपने में आया, और सिगमंड फ्रॉइड ने इसी का व्याख्या कर दिया यहाँ पे कि तुम्हें पसंद तो है रोमांस वाला सेक्स, पर तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हारे साथ वैवाहिक बलात्कार करता है, तुम्हारी इच्छा के बगैर तुमसे संबंध स्थापित करता है, और यही चीज तुम्हारे सपने में आता है। तो सपनों का अर्थ उसने लगाया। हम बताएंगे कि इस तरह का सपना उसके पास क्यों आया और सपने के रूप में ही क्यों आया। तो सिगमंड फ्रॉइड उसको यही सलाह देगा कि जाओ अपने पति को बोलो कि समझाओ किस तरह से व्यवहार ना करे, और अगर तब भी नहीं मानता है तो तुम्हारे पास कोर्ट है, जस्टिस है, जाओ और उसके पास न्याय लो जा करके, सीधी सी बात है। तो ये चीज जो है सिगमंड फ्रॉइड बताते थे। अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया कि क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं लगातार बेसिस पे, कोई चाकू मार रहा है, कोई राइफल लेके दौड़ा रहा है, ठीक है, तो इसके बाद आप उस चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो इसको ही कहते हैं स्वप्न का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सिगमंड फ्रॉइड जो है कोट करते हैं अपने किताब में। इनकी किताब बहुत मोटी किताब है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं मनोविश्लेषणवाद फ्रॉइड का, हिंदी में वैसे 450 पेज की लगभग किताब है ये, 450 पेज की है। और बहुत सारा नोट्स वगैरह बनाना पड़ा क्योंकि बहुत चीज़ समझ में नहीं आता है इस किताब का, बहुत डीप किताब है, तो नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए ही बनाए हैं, तो हम आपको ये चीज़ समझा रहे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें भरे पड़े हैं, तो उसमें से मैंने एक आध एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब जो तीसरी बात करेंगे वो करेंगे अचेतन मन की बात। किसकी बात करेंगे? अचेतन मन की बात। स्वप्न का विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा, अब अचेतन मन का बात करते हैं। तीसरा चीज अचेतन, अनकॉन्शियस, क्या है ये? आपको तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बता ही दिए हैं कि क्या है अनकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड का विचार बहुत अलग है। अनकॉन्शियस माइंड को ही कहा जाता है कि इच्छाएं जो होती हैं यहीं से निकलती है, और इच्छाओं का दमन भी इसी स्तर पे होता है, अनकॉन्शियस माइंड पे होता है। इच्छाओं का उत्सर्जन, एक्सजरेशन ऑफ योर डिजायर्स, है ना, यहीं से होता है, और रिप्रेशन ऑफ योर डिजायर्स वो भी यहीं से होता है। दमित इच्छाओं का भंडार इसको कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड को। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर्स, और इसको हिंदी में कहते हैं दमित इच्छाओं का भंडार। दमित इच्छा, जिस इच्छा को आप दमन कर देते हैं। अब जब मान के चलिए किसी के पास इच्छा आ रही है, क्या इच्छा आ रही है? शराब पीने की इच्छा। इच्छा को डिजायर कहते हैं इंग्लिश में। अब किसी को शराब पीने की इच्छा आ रही है, जो शराबी होता है, जब तक वो शराब नहीं पिएगा उसको नींद ही नहीं आएगा, तो उसको इच्छा शराब का है। किसी को स्मोकिंग का इच्छा होता है, स्मोकिंग। अब जब तक स्मोकिंग नहीं करेगा उसको नींद नहीं आएगा। तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं। किसी को मान के चलिए रात में सोने का मन है, और जब तक वो सेक्स नहीं कर लेता है, जब तक वो मास्टरबेट नहीं कर लेता है, तब तक उसको नींद ही नहीं आता है। या किसी को अगर फिल्म देखने का रात में आदत है, या सीरियल देखने का आदत है, तो जब तक वो सीरियल नहीं देखेगा उसको नींद नहीं आएगा। तो इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो इच्छाएं क्रिएट हो रही हैं, वो इच्छाएं कहाँ से निकल रही हैं? वो इच्छाएं इसी अचेतन मन से निकलती है।
कॉन्शियस लेवल पे इच्छाओं का जन्म होता है, लेकिन अचेतन उस इच्छा को पूरा करने की चाहत रखता है। अचेतन उस इच्छा को क्या करता है, पूरा करने की चाहत रखता है कि जब तक ये इच्छा नहीं पूरा होगा, स्मोकिंग का इच्छा, शराब का इच्छा, शांत नहीं होगा मेरा डिजायर्स। और जब डिजायर्स शांत नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड शांत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, अब चूंकि ये स्मोकिंग जो है, ये जो शराब या स्मोकिंग है, ये समाज में मान्य है। समाज में क्या है, मान्य है कि चलो स्मोकिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट लीगल इसको बनाई है, कानूनी है स्मोकिंग करना, ऐसे आप पे केस नहीं हो जाएगा अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो। शराब पीना लीगल है कि नहीं? कुछ राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। अब मान के चलिए हमारा जो डीपीएसपी, उसमें कहा गया है कि भाई राज्य का कर्तव्य है कि वो शराब जैसे चीजों को बंद करे, तो इसको गांधीयन प्रिंसिपल से लिया गया, गांधीवादी चीज है ये। तो शराब पे प्रतिबंधित करना राज्य का कर्तव्य है, तो कुछ राज्य बंद करते हैं, बिहार जैसे राज्य ने बंद रखा है, और कुछ राज्य जैसे दिल्ली से राज्य एक पे एक फ्री में बांटते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है, अब इसके शराब पीने का, स्मोकिंग का इच्छा, गवर्नमेंट लीगल बना रखी है इसको, तो ये आराम से जाता है और आराम से पीता है, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो इस इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो समाज द्वारा प्रतिबंधित होती हैं, सामाजिक प्रतिबंध उस पर लगाए जाती हैं। ठीक है, वो इच्छा को आप दमन करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, दमन करते हैं। कैसे? अब मान के चलिए किसी लड़की को आप डायरेक्ट गैर बोले, सुनो आप मेरे साथ सेक्स करेंगे। अब ये समाज में पूरी तरीके से घृणित और अमर्यादित माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसा करता है तो उसको लात कुचाई लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि समाज ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, समाज ने इसको प्रतिबंधित किया है। तो जो चीज सामाजिक रूप से प्रतिबंधित है, ठीक है, उस इच्छा को आप क्या कीजिएगा, जो सोशल रेस्ट्रिक्टेड इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उसको आप क्या कीजिएगा, उस डिजायर्स को रोकिएगा। नहीं नहीं नहीं, लड़की से अच्छे से बात करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, यही बात तो आप करेंगे, है कि नहीं? प्यार से बात करेंगे, पहले दोस्त बनाएंगे, फिर देखेंगे अगर साथ में रहे तो ये सब बात किया जाएगा या नहीं होगा, जो भी है ना? तो वैसे इच्छा को आप क्या करेंगे, रिप्रेस करेंगे, दबाएंगे, दमित करेंगे उस इच्छा को। और जब आप उस इच्छा को दबाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इच्छा दबी है, खत्म नहीं हुई है, उसका अंत नहीं हुआ है। जब आप किसी इच्छा का रिप्रेशन करेंगे तो वो सप्रेशन में बदल जाएगा, जब आप किसी इच्छा का दमन करेंगे तो वो दबाव में बदल जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और वो सप्रेशन के माध्यम से इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाएगा जाकर के। अनकॉन्शियस माइंड में घुसने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी, वो इच्छा आपके मन में है पर दबी हुई इच्छा है, रिप्रेस्ड डिजायर है, सप्रेस्ड डिजायर है। क्या मैं समझा पा रहा हूं चीजों को? तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर। ठीक है, अब यहीं पे सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़ा व्याख्या कर देते हैं। क्या व्याख्या कर देते हैं? अब ये सामाजिक प्रतिबंध आरोपित किए हैं, अब ये बात कर देते हैं लिबिडो का। अब लिबिडो क्या है, देखिए यहीं पे, तो जितनी भी इच्छाएं हैं ये सब है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अगर आप इस इच्छा को बार बार दबाएंगे, शराब पीने का इच्छा है, अब 4 दिन से आप शराब मान के, थोड़ा सा और एग्जांपल एक आध ले लीजिए ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको शराब पीने का इच्छा है ना? अब शराब 4 दिन से आप लगातार पी रहे हैं, है ना? अब शराब क्या आप लगातार कितने दिनों से पी रहे हैं? 4 दिनों से पी रहे हैं। अब 5वें दिन आपका मित्र फ्री फंड का लेके शराब आ गया, पीना रहे, आप कह रहे हो साला पिएंगे, लीवर आ जाएगा, 4 दिन ऐसे मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो गया, हैंगओवर हो गया। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, नहीं पी रहे, नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। तो जब आप उसको, उस इच्छा को आपने रोका, जब आपने शराब पीने की इच्छा को रोका, अब आपका दोस्त ललचा के अरे पी लेना, अरे 2 घूंट पी ले शराबी, देख फिर क्या होता है, लेकिन आपको पीना नहीं क्योंकि आप 4 दिन से पी रहे हैं लगातार। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, आपने अपनी इच्छा को रिप्रेस किया, दबाया। तो जब आपने दबाया तो वो खत्म नहीं हुई, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई कि इच्छा है, चलो अब 10 दिन बाद पिएंगे, अब नहीं पिएंगे शराब, स्मोकिंग 10 दिन बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो आपने इच्छा को क्या किया, रिप्रेस किया, और डिप्रेशन से वो अनकॉन्शियस में चला गया। अब जब ये अनकॉन्शियस में चला गया तो ये कैसे अपने आप को निकालने का ये प्रयास करे, क्योंकि दबा हुआ है, दबा हुआ चीज हमेशा उठने का प्रयास करेगा। तो कैसे उठेगा? सपनों के माध्यम से उठेगा, ड्रीम्स के माध्यम से उठेगा। इसीलिए क्या होगा, आपको सपने आएंगे। और सपने कैसे आएंगे? सपने मान के चलिए आएंगे कि अब आप सपने में हैं और सारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं और आप अब सबको ललचा के पी रहे हैं, देख हमारे पास शराब है, हमारे पास क्या है, शराब है, देख अब तुम लोग को हम तू लोग पी ले मेरे से लेकर के। और दोस्त करा नहीं नहीं नहीं, छोड़ छोड़, और आप सबको दिखा दिखा के ललचा के पी रहे हैं शराब सपने में। अब सपने सच नहीं है, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, जो आपकी रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, ये निकलने का रास्ता तो ढूंढेंगी। तो कैसे निकालेंगे ये खुद को? तो ये निकालेंगी कैसे? ये निकालेंगी
सपनों के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से इच्छाओं को अपना बाहर निकालेंगी। और इसी कारण से जो भी व्यक्ति, जब उसका कोई इच्छा दबा रह जाता है, जैसे आपको किसी से प्रेम है पर आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाए और आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं, तो देखिएगा सपने में वही आएगा कि आप उसके साथ, आपका विवाह हो रहा है, उसके साथ आपकी अच्छी यादें हैं। जिस व्यक्ति के साथ बुरा घटना हुआ, मान के चलिए कुछ बुरा, किसी के घर में कोई मर गया मान के चलिए, अब सपना में देखिएगा 10 दिन तक वही व्यक्ति आ रहा है, साथ में बैठ के खाना खा रहा है, उसके वो परम मित्र अगर होगा वगैरह, तो इस तरह का सपना आता है, क्योंकि वो सपना, वो जो इच्छाएं थी, डिजायर्स थी, वो जो है सपनों के रूप में आपके सामने आ रही है। तो अचेतन मन क्या है? वो आपके स्टोर हाउस हैं, किसके? रिप्रेस्ड डिजायर के, दमित इच्छाओं के। अब जो चौथा कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, हम एक एक कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे बात करेंगे। एक बार में अगर हम सारा बात कर देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो पहला, फ्रॉइड का द्वैतवाद मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने क्या बताया, बताइए? दूसरा मैंने ड्रीम्स, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स बताया, सपनों का विश्लेषण आपको बताया, गुप्त विचार, गुप्त स्वप्न विचार, व्यक्त स्वप्न विचार, मैनिफेस्ट ड्रीम्स कंटेंट एंड लेटेंट ड्रीम्स कंटेंट, ये सब मैंने आपको बताया। अब जो तीसरा चीज आपको मैंने अचेतन बताया कि अचेतन क्या होता है। सारे विचार वहीं जा करके आपके जमा होते हैं और जब उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो क्या करती है? सपनों के माध्यम से प्रतीक के रूप में वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। अब जो तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं लिबिडो के बारे में। लिबिडो, लिबिडो क्या है? इसको बोला गया है काम इच्छा। वैसे लिबिडो तो एक जर्मन शब्द है, जर्मन का शब्द है। अब लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उसको मिला नहीं अनुवाद, तो इसका अनुवाद जो उन्होंने किया, जो अंग्रेज लोगों ने किया, लिबिडो का यूज किया था सिगमंड फ्रॉइड ने, लेकिन इसका अनुवाद जो अंग्रेजों ने किया वो किया डिजायर ऑफ सेक्स, सेक्स की इच्छा, ठीक है। और जो हिंदी वाले थे वो बोले काम की इच्छा, काम की इच्छा, इसको क्या है? लिबिडो बोल दिया। और वास्तविकता में लिबिडो होता क्या है? देखिए, लिबिडो आपको जन्म के साथ ही मिल जाता है। जब आपका जन्म होता है उसके साथ ही इच्छा आपके साथ जन्मजात पैदा होती है इच्छा। जब हम पढ़ेंगे फ्रॉइड साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, द फ्रॉइड साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फ्रॉइड का मनोवैज्ञानिक विकास का चरण जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों का पूरा व्याख्या जो है इसी लिबिडो के माध्यम से किया गया है। जब तक आप लिबिडो को नहीं समझेंगे, आप बच्चे के व्यक्तित्व को, उसके पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते हैं। हम बात करेंगे कि क्या है फ्रॉइड का जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लिबिडो के बारे में बहुत अच्छा से डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अब क्या है लिबिडो? लिबिडो का मतलब होता है डिजायर ऑफ सेक्स। डिजायर ऑफ सेक्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे सेक्स का मतलब वो नहीं होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रॉइड के हिसाब से सेक्स का मतलब वो नहीं होता है जो एक पुरुष एक स्त्री के साथ करता है, एक स्त्री एक पुरुष के साथ करता है, एक पुरुष के साथ करता है, एक स्त्री के साथ करती है। यहाँ पर लिबिडो का मतलब वह नहीं है। यहाँ पे लिबिडो का मतलब है, यहाँ पर लिबिडो का मतलब है अपने परिवार के प्रति यौन इच्छा, अपने परिवार के प्रति यौन इच्छा। समझ में आया? जैसे फ्रॉइड कहता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, हम बताएंगे इसके बारे में, ईड, सुपर ईगो, ईगो, द एनल स्टेज, द ओरल स्टेज, द फेलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज, लेटेंट स्टेज, बहुत सारे स्टेजेज में उसने व्याख्या की है बच्चों की कि कैसे कैसे जो है उसका सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, कैसे उसका विकास होता है, ये सब चीज़ों का वो सब हम आपको बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ जो लिबिडो का मतलब है वो फ्रॉइड ने बताया है कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रति यौन इच्छा, अपने माता के प्रति, अपने बहन के प्रति, इसके प्रति यौन इच्छा की बात करता है फ्रॉइड, लिबिडो का मतलब। लेकिन जब बच्चे के अंदर इस चीज का विकास होता है अपने घर, अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के प्रति यौन इच्छा, जब इस चीज का विकास होता है तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध। सामाजिक प्रतिबंध को इंग्लिश में कहते हैं सोशल रेस्ट्रिक्शंस। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक सभ्यता में इस चीज को गलत माना गया है और आपको बचपन से इस चीज का शिक्षा दिया जाता है कि माँ माता होती है, बहन भगवान के समान होता है, माँ भगवान के समान होता है। वो इसीलिए माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है हर एक सभ्यता में। क्यों दिया गया है? सिंबल ऑफ मदर, मदर को भगवान के बराबर माना गया है। मदर इज अ फॉर्म ऑफ गॉड,
भगवान का रूप है, होती है माताएं। क्यों? क्योंकि आप जो पैदा हुए हैं वो पैदा हुए हैं पाश्विक प्रवृत्ति के साथ। पाश्विक प्रवृत्ति मतलब पशु के रूप में पैदा हुए। इसी को सिगमंड फ्रॉइड ईड कहते हैं, हिंदी में इदम कहते हैं। ईड का मतलब होता है पाश्विक प्रवृत्ति। आप बायोलॉजिकली जो पैदा हुए हैं, बायोलॉजी जैविक रूप से जो पैदा हुए हैं, वो ईड के रूप में पैदा हुए, पशुओं के रूप में पैदा हुए हैं। और यहाँ से मतलब आप जो बायोलॉजिकल रूप में जो पैदा हुए हैं, पाश्विक प्रवृत्ति के रूप में, यहाँ से आपकी प्रक्रिया जो होगी वो सोशल बनने की प्रक्रिया होगी। यहाँ से यहाँ जो सोशल बनने का प्रक्रिया है, तो ये सोशल कौन बनाएगा? ये आपको सोशल कौन बनाएगा? ये बनाएगा फादर, ये बनाएगा मदर, ये बनाएगा टीचर, ये बनाएगा ईश्वर, गॉड, ये बनाएगा रिलीजन। ये सब जो है ये आपको सोशल बनाने का काम करेगा। आप पैदा कैसे हुए? पशु के रूप में, क्योंकि पशु भी वैसे ही जन्म लेता है जैसे हम लोग जन्म लेते हैं। अपनी अपनी प्रजाति में सब तो अपने गर्भाशय से ही माँ के पैदा होता है ना, मादा के गर्भाशय से ही पैदा होता है, यूटेरस से ही पैदा होता है। तो जब आप पैदा हुए बायोलॉजिकल, तो आप पैदा ही हुए हैं ईड के साथ। सिगमंड फ्रॉइड ये बात कहता है कि आप पैदा ही हुए हैं ईड के साथ, लेकिन आप यहाँ बायोलॉजिकल से सोशल बनते हैं। और सोशल बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है सामाजिक प्रतिबंध का। अब समाज में इस चीज को, परिवार के प्रति यौन इच्छा को बहुत घृणित माना गया, घमंड मतलब बहुत घटिया चीज माना गया है। तो जब इस तरह का चीज माना गया है तो क्या होगा? जब बच्चा बड़ा होगा तो इस चीज को सामाजिक प्रतिबंध के कारण अपने डिजायर्स को क्या करेगा? दबाएगा। इस डिजायर ऑफ सेक्स को क्या करेगा? दबाएगा, रिप्रेस करेगा। जब वो रिप्रेस करेगा तो ध्यान रखिएगा, वो खत्म नहीं हुआ है। वो सेक्स का जो भाव है वो खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो बस दबा है, रिप्रेस हुआ है, सप्रेस हुआ है। और जैसे ही वो सप्रेस हुआ है वो चला जाएगा कहां पे? अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब अनकॉन्शियस माइंड एक ब्लैक होल की तरह होता है, जहां कोई विचार जा तो सकते हैं पर वहां से बाहर नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ बाहर आने का अर्थ ये नहीं कि मुंह से बाहर सिर्फ की बात हो रही है कि मुंह से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बाहर नहीं आने का तात्पर्य ये होता है कि ये आएंगे विचार आपके मन में, ये विचार आपके मन में आएंगे, पर सपनों के रूप में आएंगे, ड्रीम्स के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे? ड्रीम्स के रूप में। इसीलिए आप देखिएगा कि जिसका यौन इच्छा संतुष्ट नहीं होता है वो बहुत ज्यादा मनोरोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसको लिबिडिनल एनर्जी कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं जिसका लिबिडिनल एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी ही खराब हो जाएगा, है कि नहीं? एक सिगमंड फ्रॉइड के गुरु थे, उनका नाम था वुल्फ। तो वुल्फ तो ऐसे मनोविश्लेषक थे, साइको एनालिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो उसके पास जब भी कोई मनोरोगी आता था तो उनके मुख्य द्वार पे एक बहुत अच्छा शब्द लिखा था, इट इज ऑलवेज सेक्स एंड सेक्स। इट इज ऑलवेज सेक्स एंड सेक्स। सब कुछ सेक्स के लिए ही होता है। ये जो बंदा जो मेरे पास मनोरोगी आया है, इसका कहीं ना कहीं सेक्सुअल लाइफ डिस्टॉर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल लाइफ इसका डिस्टर्बेंस हुआ है, और इस कारण से यहाँ पर आया है। कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ ना कुछ यौन इच्छाओं में गड़बड़ी आई है। तो मनुष्य जो मनोरोगी बनता है, मनुष्य के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब का कारण जो वुल्फ भी बताते हैं, और उसके बाद उसके चेला जो सिगमंड फ्रॉइड है वो भी बताता है, वो इस लिबिडो को बताता है। जब आपकी लिबिडिनल एनर्जी सही दिशा में नहीं काम करेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जब आपकी लिबिडिनल एनर्जी सही दिशा में काम नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? अपनी यौन इच्छाओं का दमन नहीं कर पाएंगे। जब आप यौन इच्छाओं का दमन नहीं करेंगे तो आपका ईड इतना ताकतवर हो जाएगा, जब आपका लिबिडिनल एनर्जी क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। मान लीजिए सामाजिक प्रतिबंध को खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई समाज कुछ नहीं, तब क्या होगा? आपका लिबिडो कंट्रोल हो पाएगा? लिबिडो को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके डिजायर ऑफ सेक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके डिजायर ऑफ सेक्स को कंट्रोल कर रहा है सोशल रेस्ट्रिक्शंस, सामाजिक प्रतिबंध। और जब सामाजिक प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे, जब सामाजिक प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? आपका लिबिडिनल एनर्जी, आपका ईड इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपके चेतन के मन के पर्दे को फाड़ देगी वो, और खुद को सेटिस्फाई करेगी वो, संतुष्ट करेगी वो, है कि नहीं? इस कारण से जो है सामाजिक प्रतिबंध बहुत अनिवार्य है। और इसलिए आप देखिएगा कि हर एक समाज में कुछ कल्चर्स बनाए गए हैं, कुछ सामाजिक नियम बनाए गए हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि सामाजिक प्रतिबंध क्यों अनिवार्य है, तो कितना अच्छा व्याख्या किया सिगमंड फ्रॉइड कि सामाजिक प्रतिबंध इसलिए अनिवार्य है कि मनुष्य जो है वो बायोलॉजिकल सिर्फ ना रह जाए, वो सोशल बनने का प्रयास करे। और इसी सोशल बनने के प्रयास में जो है हम लोग मानव बने, सभ्य बने, सिविलाइज्ड बने, है कि नहीं? अगर ये सोशल ना होते, सैवेज होते, असभ्य टाइप के होते, तो कुछ भी करते।
जो अन्य प्रजाति होती है उसमें कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए वो कुछ भी करने को स्वतंत्र है। पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं, सामाजिक प्रणाली कहते हैं उसको, वो है। और इसीलिए यही हमको मानव जो है हमको असभ्य बनने से रोकती है, हम सभ्य कहलाते हैं, है कि नहीं। तो यही चीज जो है सिगमंड फ्रॉइड भी कह रहे हैं। तो अगर आपका लिबिडिनल एनर्जी कभी भी डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है, तो आपको समस्या आएगी। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है किसी भी माध्यम से, वो माध्यम केवल किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना ही नहीं होता है, किसी भी माध्यम से, मास्टरबेशन के माध्यम से, मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बचपन से शिक्षा मिला है, तू ब्रह्मचारी बन, तू वैसा बन, तू वैसा बन, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है जो बचपन में छी छी ये क्या हो रहा है मेरे से, या जो दुख का भाव कभी कभी जब आप मास्टरबेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, वो जो दुख का भाव, क्योंकि सामाजिक प्रतिबंध के कारण आपको दुख का भाव आता है, ये क्या कर दिया मैंने, ये जो भाव अंदर से आ रहा है उसी कारण से आ रहा है। तो ये सब जो कारण है, जो जिस समाज में यौन इच्छाओं पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाएगा, वो वहां पर क्या होगा, ज्यादा बीमारियां पैदा होगी, ज्यादा मंद रोग पैदा होंगे। इसीलिए आपका जब यौन इच्छा की इच्छा हो तो किसी ना किसी रूप में उसका बाहर निकलना जरूरी है। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, सिगमंड फ्रॉइड इस बात को कहते हैं। और अगर किसी भी माध्यम से वो चीज पूरा नहीं हुआ, किसी भी माध्यम से वो चीज पूरा नहीं हुआ, तो एक ही माध्यम है उसको निकलने का, और वो माध्यम है ड्रीम्स। वो ड्रीम्स के माध्यम से निकलेगी, सपनों के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से निकलेगी, ठीक है। तो सपनों, जो आपका जो सपना है, जैसे मान के सपना आपने कुछ सोचा, और फिर किसी को आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को स्वप्न दोष का समस्या होता है कि नहीं। जो स्वप्न दोष होता है वो क्यों होता है, उसकी लिबिडिनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, इतना स्ट्रांग होता है कि, और उसकी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, और इस कारण से उसको स्वप्न दोष की समस्या आती है। तो जिस व्यक्ति को होता है उसकी लिबिडिनल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि उसका जो ईगो है, सॉरी ईड बोल रहा था मैं, उसका जो ईगो है, उसका जो सुपर ईगो है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब ईड क्या है, सुपर ईगो क्या है, ईगो क्या है, हम इसको अगले चरण में भी डिस्कशन करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड जो है बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं, हम आपको बता देते हैं, ये तो लेक्चर यहीं पे भी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं एक बच्चे, तो बच्चे का इसने पूरा व्याख्या कर दिया। बच्चे का जो व्याख्या किया तो इसने बहुत सारे स्टेजेज में किए, लगभग 6 स्टेजेज में इन्होंने व्याख्या किया है। जैसे इसको कहा जाता है फ्रॉइड साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रॉइड का जो है मनोवैज्ञानिक विकास का चरण। और इसमें इन्होंने पहला चरण जो बोला है वो बच्चा का जन्म के साथ का प्रवृत्ति के बारे में बात किया है। जैसे इसमें बोला है, थोड़ा हम हल्का हल्का समझा देते हैं, हम बाकी कल इस पे बहुत विस्तार से या फिर अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे बहुत विस्तार से, ठीक है। जैसे पहला जो बात बोला गया है वो बोला गया है कि ओरल स्टेज, ओरल स्टेज। दूसरा बोला गया है एनल स्टेज, जो इसका फ्रॉइड का जो साइको, इसका पूरा हम आपको शीर्षक लिख देते हैं, फ्रॉइड साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंदर हमने पूरा व्याख्या कर दिया बच्चे का, न्यूनेट का व्याख्या किया है। न्यूनेट मतलब जिसका जन्म अभी हुआ है, न्यूनेट। तो उसने बहुत सारे चरण बता दिए हैं, पहला ओरल, फिर एनल, ऐसे बताया फेलिक स्टेज, एक बताया फिर जेनिटल स्टेज, पहले लेटेंट होता है आई थिंक, लेटेंट स्टेज, और इसके बाद फिर बताया है जेनिटल स्टेज। हम सब पे बात करेंगे। ओरल को हिंदी में कहते हैं मौखिक चरण। कोई शब्द नहीं मिलता है, ये तो दिक्कत है, ये सब के लिए कोई शब्द नहीं। अब जो शब्द हिंदी में वही लिखेंगे। ओरल आप समझिएगा मुंह का कोई बात हो रहा है ना। एनल का मतलब गुदाचरण, गुदाचरण। फिलिक का मतलब फिलिक है, कोई इसका हिंदी में शब्द मेरे को मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला। फिलिक को फिलिक ही बोलिए इसको। तो इसका जो व्याख्या कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड, तो बोलते हैं कि जो 0 से 1 साल, 0 से ओरल स्टेज मतलब 0 से 1 साल तक का जो बच्चा होता है, इसका अभी जन्म हुआ है, ठीक है, वो ओरल स्टेज माना जाता है। तो पहले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि द चिल्ड्रेन्स आर द फॉर्म ऑफ गॉड्स, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड कहता है अच्छा बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड देखो क्या बोलता है, सिगमंड फ्रॉइड कहता है न्यूनेट, बच्चे को न्यूनेट कहता है सिगमंड फ्रॉइड। न्यूनेट इज बंडल ऑफ सेक्स, बंडल ऑफ सेक्स। देखिए क्या व्याख्या कर दिया, बोले
इस पे अभी तो भारत में पैदा नहीं हुआ था ना सिगमंड फ्रॉइड में, पुजारी लोग आके दौड़ा के मारना पीटना चालू कर देता, तुम कहाँ बोल रहे हो, हम लोग तो बच्चा को भगवान समझते हैं और तुम कह रहा है साला सेक्स का पूरा बंडल होता है बच्चा, पीट देता पकड़ के सिगमंड फ्रॉइड को। उधर आया था पोप लोग भी आया था, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया था सिगमंड फ्रॉइड को। बात भाई जब साइंस के हिसाब से कर रहा है तो कैसे, सिगमंड फ्रॉइड इसलिए बहुत ज्यादा फैल गए, बहुत ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध हो गए, बड़ा सीधा बात कहते थे, जो बात कहते थे साइंस के हिसाब से कहते थे। और अगर वो बात, वो चीज, वो साइंस का जो हाइपोथेसिस है, अगर वो लागू नहीं हो रहा है, अगर वो साइंस का हाइपोथेसिस लागू नहीं हो रहा है तो दूसरा हाइपोथेसिस उठा के लागू कर देते थे। इससे काम नहीं चल रहा तो ये मेथड लगाओ, इस मेथड से भी काम नहीं चल रहा ये मेथड लगाओ। तो बहुत फ्लेक्सिबल थे चीजों को लेकर के, इतना ज्यादा टेंशन में नहीं रहते थे वो, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फैले, सिगमंड फ्रॉइड का विचार बहुत ज्यादा फैल गया। तो इन्होंने बोला न्यू नेट इज अ बंडल ऑफ सेक्स। तो बोला क्यों वैसा बोल रहे हो भाई, तो हम बताते सुनो। जब ये पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने के बाद इसका आप किसी भी जगह को सॉफ्ट टच कीजिए, हल्का छू दीजिए, बच्चा कितना खुश होगा, इसको प्लीजर मिलता है, आनंद मिलता है बच्चे को। और सबसे ज्यादा इसको आनंद क्या मिलता है, ओरल स्टेज में, जब माँ अपना दूध पिलाती है, जब माँ सकिंग करवाती है, तो उससे बच्चे को बहुत प्लीजर मिलता है। इसीलिए तुम देखो कि बच्चा क्या होगा, आप देखो कि बच्चा क्या होता है, हमेशा माँ के देखोगे छाती पे लेटा रहता है, दूध पिया छाती पे ही सो गए, तो उसको प्लीजर मिल रहा है कि नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है उसको बर्थ ट्रॉमा कहते हैं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा यही होता है कि वो पैदा हुआ, क्योंकि जब तक वो माँ के गर्भाशय में था उसको कोई टेंशन नहीं था, उसको कोई बाहरी वातावरण का कोई डर नहीं था, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में वो आया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में आया, यूटेरस से बाहर आया, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उसको नया अनुभव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हवा टच हो रही है बॉडी में, कोई व्यक्ति छू रहा है, तो उससे उसको उसको कहते हैं बर्थ ट्रॉमा। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला इसको बर्थ ट्रॉमा, सदमा लगा। किसी भी बच्चे के जीवन का, आपके पूरे जीवन का सबसे बड़ा झटका जो होता है, जो पैदा हुआ, हम सब तो पैदा हुए, बर्थ ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा का मतलब सदमा कहते हैं, जन्म का सदमा। तो उसको झटका लगा, अब वो झटका लगा तो वो सोचा अब क्या करें हम, तो वो रोने लगा। इसीलिए बच्चा रोते हुए पैदा होता है, इसीलिए बच्चा रोते हुए पैदा, उसके लिए ट्रॉमा है। वो क्या है, ट्रॉमा है। अब इस ट्रॉमा से बचने के लिए क्या किया, माँ ने उसको दूध पिलाया अपना। जब उसने माँ ने दूध पिलाया, उससे बच्चे को प्लीजर मिला, सुख मिला, और उसको ये फील हुआ ना कि वो ना वापस से माँ के उसी यूट्रस में पड़ा हुआ, गर्भाशय में पड़ा हुआ। इसलिए देखिएगा बच्चा सोता बहुत ज्यादा है। तो जो चीज, दो प्रश्न यहाँ पे, बच्चा रोता क्यों है, इसका उत्तर दिया सिगमंड फ्रॉइड ने, बर्थ ट्रॉमा के कारण बच्चा रोता है। और दूसरा, बच्चा सोता क्यों है, इसीलिए सोता है क्योंकि जब बड़ा होता है, दूध पीता है, तो उसको ये फील आता है कि वो उसी माँ के यूट्रस में चला गया है वापस से, वही शांति उसको मिलता है। इसीलिए देखिएगा बच्चा ज्यादा सोता है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से चालू होता है, ओरल स्टेज से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चालू होता है। अब जिस बच्चे की माँ बहुत ज्यादा सकिंग कराएगी अपने बच्चे को, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बहुत ज्यादा दूध पिलाएगी, सॉरी, जिस बच्चे की माँ बहुत कम दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। मैंने ज्यादा बोल दिया, कम बोलना था मेरे को। जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे को कम दूध पिलाएगी, जैसे बाहर से आके दूध पिला दिया, अरे अभी तो वैसे हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, कहीं 6 महीना दूध पिलाया जाता है, कहीं 5 महीना, कहीं 4 महीना, डिपेंड करता है वहाँ का एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। तो जिस बच्चे की माँ कम दूध पिलाएगी, उसका जो बच्चा होता है, ठीक है, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत कम हो जाएगी। इतना टॉलरेंस पावर कम हो जाएगा बड़ा होने के बाद कि वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठाएगा। सिगमंड फ्रॉइड कहता है ये बात, क्योंकि उसका टॉलरेंस पावर बहुत कम है, उसकी सहिष्णु क्षमता बहुत कम है, इसीलिए वो जिंदगी भर परेशान रहेगा, उदास रहेगा, हर चीज में उसको परेशानी रहेगी, ठीक है। लेकिन जिसका माँ उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, अच्छे से सकिंग करवाएगी, वो बच्चा अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। सिगमंड फ्रॉइड का एक बहुत बड़ा चेला था, उसका नाम था एडलर। ऐसे सिगमंड फ्रॉइड का बहुत सारा चेला था, उसमें से एक चेला तो कार्ल जंग भी था, बहुत खतरनाक था, वो भी विचारक था, बहुत बड़ा फिलोसफर था। उसने थोड़ा बहुत जो है सिगमंड फ्रॉइड को क्रिटिसाइज भी किया है, बहुत जगह पर आलोचना भी किया है, कुछ कुछ जगह पर। और जो एडलर था वो भी आलोचना किया है कुछ कुछ जगह पर। तो एडलर जो है एक बार एक जेल में गया, जर्मनी की एक जेल में गया, और उस जेल में जिन्होंने सेक्स क्राइम किया था उन कैदियों से मिला। उस कैदी में से 100 में से 80% कैदी ऐसे थे, जब उनके घर में जाके बात किया गया तो ये बात स्वीकार किया गया कि उसकी माँ ने उनको सकिंग सेटिस्फेक्शन नहीं दिया था, ओरल स्टेज पे सही से दूध नहीं पिलाया था, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया था, और इस कारण से वो बच्चे जो बड़े हुए आगे चल के इन्होंने सेक्स क्राइम किया था। तो सोचिए, जिसकी माँ कम ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, उसका बच्चा आगे चल करके क्या होगा,
ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। और जिसकी माँ बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, उसका बच्चा बहुत ज़्यादा प्लीजर फील करेगा, बहुत खुशी फील करेगा, और वो खुशी दूसरे स्टेज में बदलेगा, लव ऑब्जेक्ट में बदलेगा। अब उसको कहते हैं एनल स्टेज, गुदाचरण। अब क्या हुआ, इसका जो उम्र माना है 1 से 3 साल का समय माना है। अब बच्चा बड़ा हुआ है, पहले जब वो लेटरिंग वगैरह कर देता था, पैंट में हक देता था, तो उसको पता नहीं चलता था, माँ जब साफ करती थी। लेकिन जब वो अब बड़ा हो रहा है, 1 से 3 साल के बीच में आ रहा था, अब उसको फील आ रहा है। अब जब भी वो लेटरिंग करता है, जब भी वो मलमूत्र त्याग करता है, तो उसकी माँ उसके एनल को साफ करती है, उसके गुदा को साफ करती है। तो जब उसके गुदा को साफ करती है तो बच्चे को उसमें प्लीजर मिलता है, खुशी मिलता है। देखिए उसको कहीं कहाँ कहाँ खुशी मिल रहा है, उसको छू रहे हैं उससे भी खुशी मिल रहा है, उसका एनल क्लीनिंग हो रहा है उससे भी खुशी मिल रहा है, उसको ओरल स्टेज पे भी खुशी मिल रहा है, प्लीजर मिल रहा है, सुख मिल रहा है। लेकिन जब आप व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको जब कहाँ खुशी मिलता है, अधिकांश तो सेक्स में या कुछ आप विशेष और पार्ट को छूने किसी मनुष्य का या किसी स्त्री का, तभी उसको सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है। पर बच्चा को देखिए, इसीलिए इसको सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है द न्यूनेट इज बंडल ऑफ सेक्स। ठीक है। अब 1 से 3 साल की उम्र में इसको एनल स्टेज। अब इसकी माँ क्या कर रही है, इसका एनल क्लीनिंग कर रही है, गुदाचरण, इसके गुदा को साफ करती है। जब इसको गुदा को साफ करती है तो बच्चे को बहुत प्लीजर मिल रहा है। अब जब बच्चे को प्लीजर मिल रहा है, इसलिए देखिएगा बच्चा बहुत बार बार लेटरिंग करता है, बार बार उसको लेटरिंग करता है। तो जिसकी माँ बहुत ज्यादा एनल क्लीनिंग करेगी अपने बच्चे का, जिसकी माँ बहुत ज्यादा एनल क्लीनिंग करेगी अपने बच्चे का, वो बच्चा आगे चल करके बहुत अनुशासित हो जाएगा, बहुत प्रतिबद्ध हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं अनुशासित का, तो केवल पॉजिटिव अर्थ में नहीं निकलेगा, सकारात्मक अर्थों में सिर्फ केवल नहीं होगा, बल्कि वो नकारात्मक अर्थों में भी बहुत अनुशासित हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी गलतियों पे गुस्सा कर देगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा उसको, छोटे से भी कोई गलती, ऑफिसर मान के चलिए बन गया, अनुशासन था बहुत ज्यादा, ऑफिसर बन गया, कोई व्यक्ति है, कोई चपड़ासी है, 5 मिनट लेट आया, पूरा गुस्सा हो जाएगा उस पर, कहा तुम 5 मिनट लेट आए, 10 बजे आना था, 10:05 में आया, वो गुस्सा हो जाएगा। कोई विद्यार्थी है, कुछ मान के चलिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका एनल क्लीननेस बहुत ज्यादा हुआ है, अब वो पढ़ाई कर रहा है मान के चलिए, अब एक शब्द अगर आपने गलत लिख दिया, वो गुस्से में आ जाएगा, ये एक शब्द क्यों गलत, इसकी जगह ये लिखना चाहिए, ये कैसे लिख दिए। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा वो, इतना अनुशासित है, छोटी छोटी बातों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो, जिसका माँ बहुत ज्यादा एनल क्लीननेस करेगा बचपन में, फ्रॉइड ये बात कहता है। और जिसकी माँ कम एनल क्लीननेस करेगी, कम गुदा को साफ करेगी, पढ़ा है बच्चा, पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं, दोस्त से बात करने चला गया है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, इस तरह का अगर सिस्टम कोई हुआ कि कम एनल क्लीननेस, तो वो बच्चा बहुत लापरवाह निकल जाएगा, केयरलेस बन जाएगा वो बच्चा। और जब वो केयरलेस बनेगा तो कैसे बनेगा, उदाहरण ले लीजिए, कोई चीज फेंका है तो फेंका है, इधर पड़ा है, बाल उजरे हैं, कोई मतलब नहीं है, किताब उधर साइड में फेंका है, कोई मतलब नहीं है, एक हाथ का बाह का जो है टी शर्ट इधर है, एक बाह का उधर है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का बच्चा जो, ऐसा भी हो कि 10-10 दिन नहीं नहाता है, ठीक है, तो ये बहुत जो है खतरनाक चरण होता है, ठीक है। एनल क्लीनेस, एनल स्टेज जो है बहुत खतरनाक चरण माना जाता है, इससे भी खतरनाक फिलिक स्टेज माना जाएगा, एनल स्टेज तो माना ही जाता है। तो जिसकी माँ ज्यादा एनल क्लीनेस करेगी, वो बच्चा बहुत अनुशासित हो जाएगा, बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा, और डिसिप्लिन निगेटिव अर्थों में हो जाएगा, है ना, हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा। और जो दूसरी तरफ जिसकी माँ कम एनल क्लीनेस करेगी, तो उसका जो बच्चा है वो कैसा निकल जाएगा, लापरवाह, केयरलेस निकल जाएगा, हर किसी चीज का ध्यान नहीं रखेगा वो, है ना, पैसा को ऐसे ही वेस्ट करेगा, उसके लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखेगा, उसके लाइफ में उसका अपना कोई गोल नहीं होगा, कोई चीज को फिक्स करके नहीं चल पाएगा वो, तो ऐसा माना जाता है। तो इसी को सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि इसको ठीक किया जा सकता है बचपन में ही। तो सिगमंड फ्रॉइड को कहते हैं एनल फिक्सेशन, एनल फिक्सेशन। और ये काम का दायित्व उसने माँ को दे दिया है। माँ का ड्यूटी है कि वो बच्चे का एनल फिक्सेशन सही से करे। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने ही बात बोला कि माँ का कर्तव्य है, इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ मदर, है ना। उन्होंने क्लियरली ये बात कहा कि माँ इस तरीके से बच्चे का लालन पालन पोषण करे कि बहुत ज्यादा क्लीननेस भी ना हो और बहुत कम क्लीननेस भी ना हो, बीच में कभी कभी ये ठीक है कर दिए, लेकिन अगर बार बार करने लग जाइएगा, कभी गंदा है तो पड़े रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बात करेंगे। तो इस तरह का चीज जब होगा तो बच्चा बैलेंस्ड निकलेगा, कुछ कुछ इच्छाएं जो है अनुशासित की भी रहेंगी और कुछ कुछ चीजें जो है वो लापरवाह वाली भी रहेंगी, बीच की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो एनल फिक्सेशन जो है बचपन में ही किया जा सकता है, बड़ा होकर के उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, यही बात कह रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड। अब जो तीसरा स्टेज का बात किया वो फैलिक स्टेज है। फैलिक स्टेज क्यों बोला गया भाई, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, अब देख रहा है कि माँ जो है उस पर अब ध्यान नहीं दे रही है। अब जो फैलिक स्टेज का जो मतलब स्टेज है, इसको 3 से 6 साल का माना गया है, मतलब 3 से 6 साल के बच्चे को इस कैटेगरी में रखते हैं सिगमंड फ्रॉइड। अब कहते हैं कि जो
आपका फैलिक स्टेज है, उसमें अब बच्चा बड़ा हो रहा है। अब माँ जैसे 0 से लेकर 3 साल तक जैसा प्यार करती थी, जिस तरह से हमेशा साफ सफाई, दूध पिलाना, ये सब करती थी, अब वो नहीं कर रही है। धीरे धीरे माँ लापरवाह बन रही है, मन भर गया है। कहते हैं ना, मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो एक ही समय तक ज्यादा स्थिति में खुश नहीं रह सकता है, एक ही भाव में खुश नहीं रह सकता है, उसको अलग अलग भाव चाहिए, है ना। तो ये स्वभाव होता है। तो महिला का भी मन भर गया, माँ का भी मन भर गया है, तो वो क्या करती है, बच्चे का ध्यान नहीं रखती, उधर बच्चा खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो अब बच्चे को ये फील हो रहा है, फैलिक स्टेज, ये चरण बहुत खतरनाक चरण होता है, फैलिक स्टेज। अब बच्चे को ये फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। और जब बच्चे को ये फील होता है कि मैं अकेला हूँ, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि खुद का जो है सेल्फ लव करने लगता है। सेल्फ लव, खुद को ही लव ऑब्जेक्ट समझने लगता है, प्रेम की वस्तु। पहले उसके लिए प्रेम की वस्तु, लव ऑब्जेक्ट कौन थी, माँ थी। लिबिडो में मैंने क्या बोला, सेक्स की इच्छा, किसके प्रति, परिवार की इच्छा, किसको, बच्चे को, जो पैदा होता है बायोलॉजिकल तरीके से। उसी प्रकार से पहले इसके लिए लव ऑब्जेक्ट कौन थी, इस बच्चे के लिए माँ थी। लेकिन अब माँ इस पे ध्यान नहीं दे रही है, माँ ध्यान नहीं दे रही है। जब माँ ध्यान नहीं देगी तो बच्चा क्या होगा, बच्चा क्या होगा, बच्चा खुद से प्यार करने लगता है, लव ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा, वो अपने सेक्स ऑर्गन के साथ खेलेगा। जो घर में अभी तो ऐसा हो गया कि चड्डी वड्डी पहना देते हैं, डायपर वाइपर पहना देते हैं, लेकिन गांव सब में जाइएगा तो वहाँ ये सब डायपर वाइपर भी नहीं पहनाया जाता है। तो वहाँ बच्चा क्या कर रहा है, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव कर रहा है, लव ऑब्जेक्ट खुद को ही समझ रहा है। तो अपने ही सेक्स ऑर्गन के साथ वो खेलता है, अपने ही बॉडी को छू करके खुश रहता है, अरे अरे कितना अच्छा लग रहा है, खुद से प्लीजर लेने का प्रयास करता है। ये जो फैलिक स्टेज होता है, ये पैदा करता है प्राइमरी नार्सिसिज्म को। प्राइमरी नार्सिसिज्म क्या होता है समझिए, थोड़ा डिटेल में बता दिए क्या, काफी इसको हम इसको कल या अगले वीडियो में बताने वाले थे। ठीक है, 2 स्टेज बच जाएंगे, हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो ये जो स्थिति है जहां बच्चा खुद से सेल्फ लव करने लगता है, सेल्फ लव करने लगता है, ये जो जन्म देता है, इसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म। प्राइमरी नार्सिसिज्म, इसको हिंदी में कोई शब्द नहीं मिला था मेरे को, लेकिन चलिए एक शब्द मैंने ढूंढ के निकाला था इसके लिए हिंदी का, प्राथमिक संकीर्णता। प्राथमिक संकीर्णता, इसको प्राइमरी नार्सिसिज्म कहते हैं, सेल्फ लव। अब क्या हो रहा है देखिए, क्या ये शब्द है, एक एक शब्द जो सिगमंड फ्रॉइड निकाल के लाता है ना, उसका बहुत गंभीर मतलब होता है, एक एक शब्द का मायने होता है। सिगमंड फ्रॉइड बड़ा खतरनाक बंदा है, वो कोई भी शब्द ऐसे नहीं चुनता है। हम क्या बोले, उसका हर बात साइंटिफिकली बेस्ट होता है। तो प्राइमरी नार्सिसिज्म का मतलब होता है कि खुद से प्यार करने लग जाना। तो ये जो शब्द आया नार्सिसिज्म, ये आया कहाँ से, तो ऐसा माना जाता है कि यूनान एक बहुत बड़ा देश है, उस यूनान देश में एक बहुत अच्छा लड़का था, उसका नाम था नार्सिसस। नार्सिसस देखने में बहुत सुंदर था, यूनान का सबसे सुंदर लड़का उसी को माना जाता था, इतना सुंदर था। अब उसके जैसा कोई सुंदर था ही नहीं, तो आपको उसको अपनी सुंदरता पे हो गया घमंड। उसको क्या हुआ, अपनी सुंदरता पे घमंड। तो वो खुद से ही बातें करता था, यार मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, यार मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो वो क्या करता था, रोज बैठ करके जो है एक तालाब के किनारे, जो है तालाब के किनारे बैठ करके अपने चेहरे को इसमें देखा करता था। तालाब के किनारे बैठ के अपने चेहरे को देखा करता था कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, अब जो लोग आसपास थे तो बोलते हैं नार्सिसस तो अपने को क्या देखता रहता है यार, लोगों से मिल, थोड़ा सोशल बन, और अदर्स भी तो हैं और लोग भी तो हैं, उससे भी मिल, थोड़ा सोशल बन। पर नार्सिसस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लव ऑब्जेक्ट खुद को ही समझ रहा था, प्रेम की वस्तु खुद को समझ रहा था, सेल्फ लव कर रहा था खुद से। अब एक हुआ ना वो सोलोगेमी, ऐसे सेल्फ लव करके हुआ है, जिसमें कि खुद से ही शादी कर लिया, गुजरात की एक महिला थी। तो ये सभी प्राइमरी नार्सिसिज्म के शिकार हो गए सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से। ऑर्गिज्म भी खुद से लोगे क्या, चलो कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना निजी चयन है कि आप क्या करते हैं अपने जीवन में, आपका निजी चुनाव है। हम सब अपने चयन के ही तो उत्पाद होते हैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस, है कि नहीं। तो अपने चयन के हम लोग क्या है, उत्पाद होते हैं। तो सोलोगेमी वगैरह तो गुजरात में सुने थे। तो प्राइमरी नार्सिसिज्म का मतलब है वो नार्सिसस जो था वो खुद से ही प्रेम कर रहा था, तालाब में बार बार अपना चेहरा ऐसे देखा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सोचा कि चलो यार इसको पकड़ते हैं, अपने परछाई को पकड़ते हैं। तो परछाई को पकड़ने के लिए पानी में कूद गया, पानी में कूद के डूब के वो मर गया। जब वो मर गया तो वहां से एक नार्सिसस का फूल निकला, ठीक है, जिसकी आंखें हो दो, मैं आपको फोटो लगा दूंगा, नार्सिसस का फूल है, ठीक है। इसको भारत में कहते हैं नरगिस का फूल, मैं लगा दूंगा फोटो, देख लीजिएगा क्या है नरगिस का फूल। तो अब वहां पे एक नरगिस का फूल, इसका 2 आंख ऐसे करके निकला हुआ है, और वो खुद को ही देखता है कि देखो तो मैं कितना सुंदर हूँ।
तो ये जो स्टेज होता है फेलिक स्टेज, जहां पर कि बिल्कुल बच्चा खुद को क्या समझने लगता है, खुद को ही सेक्स ऑब्जेक्ट समझने लगता है, लव ऑब्जेक्ट समझने लगता है, इसको कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड प्राइमरी नार्सिसिज्म। और इसका जो सबसे ज्यादा विकास होता है वो होता है महिलाओं के अंदर। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जिसके अंदर प्राइमरी नार्सिसिज्म बहुत हाई हो जाएगा वो होमोसेक्सुअल बन जाएगा, जो समलैंगिक होता है, जो समान लिंग से प्रेम करता है। अभी तो धारा 377 था, जैसे कि समान लिंग का व्यक्ति एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकता है, हालांकि उसको अब कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। लेकिन जब तक अभी 2018 से पूर्व तक तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही था, तो अब उसको संवैधानिक बना दिया, धारा 377 को खत्म कर दिया गया है। तो जो बच्चे के अंदर प्राइमरी नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा हाई होगा वो बंदा खुद से प्यार करने लगेगा और खुद जैसे लोगों से प्यार करना चाहेगा। तो जो खुद जैसे लोगों से प्यार करना चाहेगा वो समलैंगिक बन जाएगा, ट्रांसजेंडर बन जाएगा, या कुछ लोग लेस्बियन भी बन जाएंगे, लड़की लड़की से प्रेम करने लग जाएगी, लड़का लड़का से प्रेम करने लगेगा, तो उसको लग रहा है कि वो यार इतना सुंदर है और उसके जैसा ही कोई एक और ऑब्जेक्ट। तो इसी को पहले ही कंट्रोल करना पड़ता। तो ये लड़कियों में बहुत ज्यादा विकसित होता है प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास लड़कियों में, क्योंकि लड़कियां करती है आधा आधा घंटा बैठ के मेकअप कर रही हैं, देखो तो मैं कितनी सुंदर हूँ, आधा आधा घंटा एक एक घंटा बैठ के पोत रही हैं, ब्लश ये सब लगा रही हैं। तो जब लड़कियां ये सब कर रही हैं, जब ये सब करेंगे उसके अंदर ईगो का डेवलपमेंट हो जाएगा। और यहाँ ईगो दूसरा है, ईगो का मतलब जो वही ईगो, घमंड, अहंकार, अहम, कि मैं सुंदर हूँ। अभी गाना बना है कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ वाला गाना भी बना है लड़की के ऊपर। लड़का को बोला है मैं सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, कभी लड़का नहीं बोलेगा, क्योंकि प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास जो होता है, नार्सिसिज्म का विकास जो होता है वो लड़कों में कम पाया जाता है, लड़कों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। कुछ लड़के भी बहुत अपने आप को स्मार्ट दिखते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूरा एकदम दिखेगा, लगाएगा एकदम, बाल कलर करेगा, मुंह में नाक में हर जगह कुछ गुथवा लेगा, एकदम अजीब सा लगेगा देखने में, तो अपने आप को समझेगा यार आई एम स्मार्ट, बाल वाल रंगवा लेगा और क्या क्या बाल को बाल खड़ा करवा लेता है एकदम, पूरा देखने में लगेगा कि क्या है ना, अजीब ऐसा लगता है। एक तो लड़का है उसको देखे थे हम, कान में ऐसे करके 2 बाली, एक नाक में, एक यहाँ पर, एक हाथ पे, ऐसे करके लगा लेता है वो। तो उनके अंदर भी प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं बहुत ज्यादा हो गया, खुद को ही सेल्फ लव करने का बहुत ज्यादा, खुद को लव ऑब्जेक्ट समझ लिया ऐसा व्यक्ति। हालांकि महिलाओं में, पुरुषों में ये चीज कम पाया जाता है, कुछ पुरुष में होते हैं, लेकिन महिलाओं में सबसे ज्यादा पैदा होता है। इसी कारण से महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा ईगो का विकास हो जाता है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, बचपन में इसको कंट्रोल करना पड़ता है। अभी आज कृष्णाष्टमी है, कल था, तो बहुत लोग अभी देखिएगा कि अपने बच्चे को जो है वो बनाते हैं राधा, अब 1-1 घंटा बैठ के मेकअप कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मेकअप क्यों हो रहा है, मेकअप इसलिए किया जा रहा है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अलग दिखूं। तो जब आप अलग देखने का मतलब कर रहे हैं तो इसी को सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म, प्राथमिक संकीर्णता। आपकी सोच संकीर्ण हो गई, छोटी हो जाएगी वहां पे। और जब आपका प्राइमरी नार्सिसिज्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप आगे चल करके सेल्फ लव करेंगे, या तो होमोसेक्सुअल हो जाएंगे, आप सोशल नहीं बन पाएंगे, आप सामाजिक नहीं बन पाएंगे। तो जो व्यक्ति को सामाजिक बनना है, सोशल बनना है, अदर से भी वो प्यार करेगा, वो तभी कर पाएगा जब उसका प्राइमरी नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होगा। और इसका जिम्मेदार मानते हैं, इसका जिम्मेदारी देते हैं माँ को, मदर को, फादर को, कि आप लोग का ये मोरल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे के अंदर प्राइमरी नार्सिसिज्म के विकास को कम करें। कैसे करें? अब बच्चा 1 घंटा से मेकअप कर रहा था, डांटो, क्या कर रही है, 1 घंटे से बैठ के आईने को ही देख रही है, क्या बाहर जाके खेल, थोड़ा घूम फिर के आ बाहर, क्या है अब चेहरे में इतने घंटे से ब्रश पोत रही है तू बैठ करके बगल में। तो अगर वहीं पे माता पिता ने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, तो बच्चा प्राइमरी नार्सिसिज्म का शिकार नहीं होगा और बाद में चल के बहुत सोशल बनेगा, बहुत सामाजिक बनेगा, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति बने, ठीक है, उसके अंदर घमंड का भाव कम रहेगा, बहुत सरल रहेगा, बहुत सहज रहेगा, फिर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बहुत सारी लड़कियां हैं बहुत सरल होती है, बहुत सहज होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी से बात करते हैं, मान के चलिए किसी लड़की से, तो इतनी सहज होती है कि बहुत आराम से बात कर लेती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि अगर हम जनरल भी किसी से कुछ मैसेज किए या कॉल किए तो बहुत गुस्से में आ जाती हैं, कैसे कॉल किया, अपने आप को मैसेज अलग ही तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म का शिकार। खुद को अपने बहुत महत्वपूर्ण समझना, खुद को बहुत सुंदर समझना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पीछे तो 10 लड़के फिदा हैं। तो जिसके अंदर इस तरह का भाव आ जाएगा वो प्राइमरी नार्सिसिज्म का बचपन में शिकार होगा, उसके माता पिता ने कंट्रोल नहीं किया, वहां फिक्स नहीं किया। तो अगर आपको प्राइमरी नार्सिसिज्म को फिक्स करना है, ठीक है, तो आपको बचपन में 3 से 6 साल की उम्र में ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो भी माता पिता हैं जिनके बच्चे इस उम्र में हैं, अगर इस तरह का मेकअप वेकअप है तो उसको हटाइए, क्योंकि जब तक आपका बच्चा सोशल नहीं बनेगा तो वो होमोसेक्सुअल बन जाएगा। और जिस दिन उसके सेल्फ
को धक्का लगेगा, जिस दिन को उसके अंदर वो धक्का लगेगा वो टूट जाएगा और हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले। तो सुसाइडल टेंडेंसी का विकास जो होता है इस चरण में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको फेलिक स्टेज में कंट्रोल नहीं करते हैं जिसके माता पिता। समझ में आए? तो प्राइमरी नार्सिसिज्म क्या है, समझ में आया ये चीज़? तो बहुत खतरनाक है। अब बच्चा जब बड़ा होगा, जब पहुंचेगा फेलिक के बाद पहुंचेगा लेटेंट स्टेज में, तब आपको पता चलेगा, हम आपको पढ़ाएंगे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में, पिता प्रतिद्वंद्विता। ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपस स्टोरी है इसके ऊपर लेके, ये नाम का भी कुछ मतलब है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, पिता प्रतिद्वंद्विता। जब बच्चे को ये लगता है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ जो है उसका केयर नहीं कर रही है, जब पिता आता है तो देख रहा है कि माँ चली जा रही है उठ करके अपने पिता की सेवा करने के लिए, उसके पिता की सेवा करने के लिए पानी ला के दे रही है, चाय बना के दे रही है, कॉफ़ी बना के दे रही है। अब बच्चा तब उधर साइड है, नेग्लेक्टेड है, दूर है। तो बच्चे के मन में ये फील आता है कि ये जो बंदा, ये कौन है जो मेरे लव ऑब्जेक्ट को मेरे से छीन रहा है। और यही चीज़ देखिएगा आप बड़े होके बड़े स्तर पे भी आप देखिएगा यही चीज़ को आप। तो बच्चे को ये फील हो रहा है ना, इसी को ऑडिपस ग्रंथि कहते हैं, जो है सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ये कौन है जो मेरे लव ऑब्जेक्ट्स को मेरे से दूर कर रहा है। ठीक है, मैं और मेरी माँ एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, मेरी माँ मेरे को खिला रही थी, चुम्मा कर रही थी, गाल में चुम्मा ले रही थी, है ना, मेरे को दूध पिला रही थी, मेरे साथ खेल रही थी, है ना। ये जैसे ही बंदा आया, मेरी माँ मेरे को छोड़ करके उधर चली गई, है कि नहीं। तो इससे बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति, पिता उस समय नहीं मानता है, जो बच्चा अपने मतलब फादर को पिता नहीं मानता है उस टाइम पर, तो वो व्यक्ति मानता है कि व्यक्ति के रूप में जो उसके लव ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा है, कि ये कौन व्यक्ति है जिसने मेरे लव ऑब्जेक्ट को मुझसे तुरंत दूर कर दिया और मैं यहाँ पे नेग्लेक्टेड बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ और ये मेरे पिता के पास चली गई। तो इसीलिए पुत्र के मन में अपने पिता के प्रति बहुत द्वेष भर जाता है, गुस्सा भर जाता है। और यही चीज़ आप बड़े होकर जब देखेंगे तो पिता का संबंध अपने पुत्र के साथ बहुत औपचारिक रहता है, बहुत क्या होता है, फॉर्मल रहता है। हाँ पापा खाना खा लिए, हाँ पापा ठीक है पैसा भेज दीजिएगा, पापा जरूरत है, बाहर में पढ़ रहे हैं, बस इतने ठो बात होता है, ज़्यादा बात नहीं होता है। और मम्मी के साथ देखिएगा पूरा फ्रैंक रहेगा, हाँ मम्मी देखिए एक लड़की भी हमको मिला, लेकिन लड़की ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इसको जो है ऑडिपस ग्रंथि कहते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है पिता प्रतिद्वंदिता। अपने पिता के प्रति शत्रुता का, राइवलरी का जो भाव बच्चे के मन में आ जाता है, क्योंकि वो उसके लव ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा है। और यही चीज़ आप बड़े होने पे भी देखेंगे, ये चीज़ बड़े होने पे भी देखेंगे, और यही चीज़ इस लड़कियों में भी पाया जाता है। तो लड़कियों के बारे में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा ग्रंथि। हम बहुत डिटेल से कल डिस्कस कर लेंगे या अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अभी शॉर्ट में आपको बता दिए। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो माता होती है, जब पिता आता है, जब पिता खेल रही है अपने पुत्री के साथ, खेल रहा होता है, बेटी के साथ खेल रहा होता है पिता, बेटा ये खिलौना है, ये है बेटा, ये ले लो, ये खा लो, ये टॉफी ले लो। और सुबह माँ आ जाती है तो पिता चला जाता है माँ के पास, और बताओ क्या चल रहा है, खाना बनाई कि नहीं बनाई। तो उधर बाप रख दिया अपना, बेटी को चल गया। तो बेटी के मन में आता है कि ये कौन औरत है जिसके कारण मैं अपने लव ऑब्जेक्ट से दूर हो गई। तो वहां माता प्रतिद्वंदिता, मातृ प्रतिद्वंदिता का भाव आता है ना। तो वो माँ को अपना दुश्मन समझने लगती है। इसीलिए देखिएगा बड़े होकर के भी आप देखिएगा कि जो बच्ची होती है वो अपने पिता के साथ ज्यादा फ्रैंक होती है, अपने माता के साथ कम फ्रैंक होती है। माता से उतना शेयर बात नहीं करेगी जितना वो पिता से कर देगी। मैं पापा की मैं परी हूँ, मम्मी की परी काहे नहीं बोला, वो पापा का ही परी क्यों बोला? इसका आंसर समझ में आया? पापा का परी हूँ इसलिए बोला क्योंकि उसको माता लव ऑब्जेक्ट से, जो है पिता जो उसका लव ऑब्जेक्ट था उसके माता ने दूर किया। तो जो पापा के परी आज बोल रहा है, सिगमंड फ्रॉइड बहुत पहले बोल के चल गया है, देख लीजिए। सिगमंड फ्रॉइड बहुत पहले 1856 में जन्म हुआ और 1939 में बेचारा मर गया। 1939 में इसका देहांत हो गया, बेचारे इनका जीवन लीला समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है बता दिया भाई, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब मातृ प्रतिद्वंदिता, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब है क्या? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब है पिता प्रतिद्वंदिता। और ये चीज आप बड़ा होने पे भी देखेंगे। जो महिला जब बड़ा होता है कोई भी व्यक्ति, तो आप देखिएगा कि अगर उसका उम्र 18 साल है, 20 साल है, 19 साल है, और अगर कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से बात कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई पति पत्नी है, तो वो कभी एक जो लड़का है, जो प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका के जीवन में कोई गैर मर्द को देखना पसंद नहीं करता है, कि कोई दूसरा लड़का, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो, अगर आप बात करिएगा तो जो उसका प्रेमी है उसको गुस्सा आता है, उसके मन में क्रोध का भाव आता है। क्यों? क्योंकि बचपन में वो फादर क्या, वो फादर नहीं, फादर सिंबल है। वही फादर जो उसका पिता था वो आगे चलकर फादर सिंबल के रूप में तब्दील हो जाएगा, टीचर के रूप में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पिता का ही रूप है ना टीचर भी। तो पिता फादर सिंबल है, तो फादर सिंबल क्या है, वो अभी फादर वो टीचर में बदल जाएगा, फिर गॉड के रूप में बदल जाएगा। तो पुरुष जो है वो फादर सिंबल का प्रतीक है।
तो जैसे ही कोई व्यक्ति आया उस लड़की के जीवन में, वो लड़की क्या है, उस पुरुष के लिए लव ऑब्जेक्ट है। जैसे उस बच्चे के लिए उसकी माँ लव ऑब्जेक्ट थी, लिबिडो, काम की इच्छा, अपने ही परिवार के प्रति प्लीजर की इच्छा, है ना। यही चीज यहाँ पे बच्चे के अंदर भाव है ना, वो अपनी माँ को लव ऑब्जेक्ट समझ रहा है, सेक्स ऑब्जेक्ट समझ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, लड़का के मन में गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरे और मेरे लव ऑब्जेक्ट के बीच में यही तीसरा जो बचपन में आया था वो अब भी आ रहा है। तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज बचपन में गुथा गया था, लेकिन वो आज भी देखिए पैदा हो रहा है। हालांकि लड़का इस सब चीज में थोड़ा, क्योंकि प्राइमरी नार्सिसिज्म का कम शिकार होता है लड़का, तो ये सब चीजें को उससे तो बच जाता है। वो अगर कोई लड़की तब भी बात करती है तो लड़का बहुत कंट्रोल कर लेता है, दुख लेता है, अपने दिल पे झेल लेता है, ठीक है जाओ उसके साथ ही खुश रहो। लेकिन चूंकि लड़की के अंदर प्राइमरी नार्सिसिज्म का विकास बहुत ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसमें बहुत हाई लेवल पे होता है, इसीलिए ये चीज महिला बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर उसका पति कहीं अवैध संबंध रखता है किसी पर स्त्री के साथ या किसी का प्रेमी, तो महिला आपको कभी माफ नहीं करेगी। वो आपके हर दुख को, हर गम को झेल लेगी, पर इस गम को नहीं झेल पाएगी कि उसका हस्बैंड, उसका प्रेमी किसी और के साथ भी है। इसलिए नहीं कि उसके साथ छल हुआ है, उसको ये लग रहा है कि ये जो लड़की है वो मदर ऑब्जेक्ट है, मदर सिंबल है कि नहीं। और मदर सिंबल, माता, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, उसका ओरिजिन होगा कि बचपन में मेरे पिता से, मेरे ऑब्जेक्ट से, मेरे लव ऑब्जेक्ट से इस महिला ने दूर कर दिया था, और वो बात उसके मन में बैठा है और प्राइमरी नार्सिसिज्म के साथ बैठा है। इसी कारण से क्या हो जाएगा, इसी कारण से जो महिला होती है वो कभी वैसे पुरुष को माफ नहीं करती है जो पुरुष अवैध संबंध रखता है, पर पुरुष माफ कर देता है उस महिला का। अगर किसी महिला का बॉयफ्रेंड है, एक्स है, और बताया कि एक्स है, तो लड़का इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, पर लड़की एक्सेप्ट बहुत गुस्से, क्रोध के साथ करती है। ठीक है एक्स, हम बात नहीं करेंगे, एक्स बना के रखा था, ये भी नहीं होता है। तो यही चीज है। तो ये सब देखिए सिगमंड फ्रॉइड, जो आपको हम आज का जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं लाइफ का, तो उसके बारे में ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जान लीजिएगा क्या। ठीक है, ओडिपस नाम क्यों पड़ा, थोड़ा इसको भी बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब बता दे रहे हैं, लेकिन बताइए वीडियो लंबा बन जाएगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑडिपस जो है ना, एक यूनान में एक बहुत बड़ा राजा हुआ। ऑडिपस नाम क्यों रखा सिगमंड फ्रॉइड ने इसको, ऑडिपस ग्रंथि क्यों बोला, हम इसके बारे में कल अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ऑडिपस एक राजा, एक यूनान का राजा हुआ, बहुत ताकतवर राजा था, उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम था ऑडिपस। जब ऑडिपस पैदा हुआ तो बहुत सारे ज्योतिष को बुलाया गया और बोला कि भैया इसका नामकरण करो, इसके बारे में बताओ, इसका भविष्य। तो ज्योतिष ने बोला कि ये जो ऑडिपस है ये अपने ही पिता को मार देगा, अगर चाहते हो कि पिता बचा रहे तो इसको दूर भेज दो कहीं। तो माँ होती है, अपने बच्चे को जिसको उसने 9 महीने गर्भ में रखा, कैसे उसको दूर भेज दे। लेकिन बोला कि अगर नहीं भेजोगे तो भाई अपने ही पिता का हत्या कर लेगा। तो माँ ने क्या किया, बच्चे को मारा नहीं, उसको क्या किया, एक सिंबल जो वहां का यूनान का जो राजशाही सिंबल था उसका सिंबल डाल दिया पीठ पे या कहीं किसी स्थान पे उसके शरीर के बॉडी के हिस्से पे, और उसको नदी में छोड़ दिया। वो बहता बहता चला गया ग्रीस, नदी से बहता बहता ग्रीस में चला गया, वहीं पला बढ़ा बड़ा हुआ। एक बार यूनान का राजा वहीं पे शिकार खेलने आ गया, वहां नार्सिसस मिल गया। नार्सिसस बोला गया तो मेरे एरिया में शिकार करेगा। बोला तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं यूनान का राजा हूँ। बोला क्या हो गया, यूनान का राजा है तो। दोनों में वाद विवाद हो गया, और नार्सिसस बहुत ज्यादा प्रतापी ताकतवर व्यक्ति था, और उसने क्या किया, उस व्यक्ति का खून कर दिया, यूनान के राजा का वध कर दिया। और इतना ही नहीं, जब उसने यूनान को राजा को ही मार दिया तो उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने अपनी एक सेना संगठित की और उसने यूनान पे चढ़ाई कर दी। यूनान पे चढ़ाई करने के बाद उसने यूनान को जीत भी लिया। यूनान पे जीता तो यूनान के राजा की जो पत्नी थी, ठीक है, जो उसकी माँ ही थी, यूनान का राजा उसका पिता था, उसको थोड़ी पता था ये चीज ओडिपस को, क्योंकि वो तो बचपन में ही उसको दूर कर दिया गया था। तो जब वो वहां पे पहुंचा तो अपनी माँ को उसने देखा, और माँ तो 40-45 साल उम्र रही होगी उसकी माता की, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। यूनान की राजा की वाइफ थी तो कितनी सुंदर होगी। तो उसको मिस्ट्रेस बना लिया अपना ऑडिपस ने, है ना, अपने पास रख लिया उसको, रखेल जिसको कहते हैं। और इसके बाद फिर जो है ऑडिपस एक बार क्या हुआ कि जब सोया हुआ था और कपड़ा उतार रहा था अपनी माँ के सामने, तो जो शाही सिंबल लगाया था, शाही प्रतीक जो उसके शरीर पे दागा गया था, वो देख लिया उसकी माँ ने, और उसको बोला अरे तो मेरा बेटा है, देख तेरे ऊपर शाही प्रतीक भी लगा हुआ है, तेरे को इसीलिए छोड़ दिया था बचपन में क्योंकि तू अपने पिता का हत्या नहीं करेगा, और देख तू आके अपने पिता का हत्या कर ही दिया, जो चीज किस्मत में थी वो होके ही रही। अब जब ये बात ऑडिपस को पता चला तो ऑडिपस बहुत ज्यादा अपराध बोध से भर गया, बहुत दुखी हो गया, खुद से घृणा करने लगा कि ये क्या हो गया मेरे से, और इतना ज्यादा खुद से घृणा किया कि उसने अपने पश्चाताप में अपने दोनों आंख फोड़ लिए कि उसने अपनी माँ के साथ इतना गलत
किया, उसने अपने दोनों आंख फोड़ लिए। और इतना ही नहीं, जो उसका सेक्स ऑर्गन था उसको भी उसने हटा दिया। और अब सोच रहा है कि अपने आप को मार के खत्म भी कर लेगा। तो बोला कि मैं मरने जा रहा हूँ माँ, ये मुझसे में बहुत बड़ा पाप हो गया। बहुत घृणित चीज था, तो बहुत ज्यादा ओडिपस जो है अपराध बोध से भर गया, बहुत उसको दुख हुआ इस बात से। और इसके बाद जब वो मरने के लिए जा रहा था, उसकी माँ बोली देखो अब जो हो गया सो हो गया, अब अच्छा राजा बनो, अच्छे रास्ते पे चलो, जो हो गया उसको क्या बदल सकते हैं, अभी तुमको यूनान को तुम्हारी जरूरत है, तुम एक अच्छे राजा बन सकते हो। तो वहां पे उसने अपना जान नहीं दिया, हालांकि उसने अपनी दोनों आंखें निकाली, अपने सेक्स ऑर्गन्स, अपने प्रजनन अंग को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है, लेकिन फेलिकल कहते हैं उसको, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। और इसके बाद उसने बहुत अच्छे से शासन किया। तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस के कारण से जो इसको दिया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, पिता प्रतिद्वंदिता, अपने पिता का हत्या ऑडिपस ने किया था, इसीलिए पिता का प्रतिद्वंदी, पिता का राइवलर था वो, इसी कारण से उसके नाम से निकाला यहाँ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब बात करेंगे कभी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये नाम भी कुछ ना कुछ मतलब तो रखता ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉइड का। भी तो मैंने 3 साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का बात कर ही दिया है, हिंदी में इसको लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। फ्रॉइड का मनोवैज्ञानिक विकास का चरण इसको कहते हैं, तो इसका बात मैंने कर ही दिया है। और हम बहुत कुछ बात करेंगे गलती, जैसे कि ये तो बहुत डीप में इसका नॉलेज है सिगमंड फ्रॉइड का। जैसे इसमें कोई बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे इसमें एक है आपको जैसे गलतियों का मनोविज्ञान, कि हम गलती क्यों करते हैं। जैसे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कह कुछ और देते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, बहुत कुछ समझाना था लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग से मिस हो गई, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि बोलना कोई और शब्द था, बोल कुछ और गए। तो ऐसा क्यों होता है, इस सब का व्याख्या इस किताब में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है, गलतियों का मनोविज्ञान, वाई वी आर मिस्टेक्स। ठीक है, तो हम लोग मिस्टेक क्यों करते हैं, वाई आर डूइंग मिस्टेक्स, तो हम क्यों करते हैं, इसके बारे में बात किया है इन्होंने। इतना ही नहीं, इसमें स्वप्न का पूरा व्याख्या भी इसमें किया है। हालांकि इसके लिए मेरे पास ये किताब है, हम अलग से मंगाए थे इसको पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें भी पूरा स्वप्न के बारे में बताया गया है। ठीक है, व्यक्त वस्तु, गुप्त विचार, बच्चों के स्वप्न कैसे होते हैं, स्वप्न सेंसर क्या होता है, स्वप्न तंत्र क्या होता है, इच्छा पूर्ति क्या होती है, सबका बात किया गया है। इसके बाद इसमें जो तीसरा है वो स्नायु रोगों से जुड़ा हुआ है, हिस्टोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका यौन जीवन का बात किया गया है, मनुष्य का लिबिडो का बात किया गया है, इसके बारे में भी आपसे मैंने बात किया। चिंता के बारे में, कैसे चिकित्सा किया जा सकता है किसी चीज़ का, मन का कैसे इलाज का समाधान, कैसे मन की बीमारी को ठीक किया जाए, इसका पूरा इसमें विश्लेषण किया गया है। बहरहाल ये तो बहुत बड़ा है, तो इसको हम इतना नहीं आपको डिटेल से बता पाएंगे, लेकिन लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो में चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर, हम आपको पूरा फ्रॉइड का पूरा मनोविश्लेषण समझा देंगे। अभी तो यहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका अगला चरण, और फिर हम आपको लेके आएंगे ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और फ्रॉइड का मजा लीजिए, बहुत खतरनाक आदमी था ये। अच्छा, जो भी बात हम कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, फ्रॉइड कह रहा है, तो हम पे गुस्सा मत कीजिएगा। कभी ऊपर जाइएगा तो 1939 में ऐसा खत्म हो गया फ्रॉइड, कहा के चले गए ये सब चीज़, कभी बदला नहीं। भाई तू ऐसा कैसे कह दिया फ्रॉइड, हैं लिबिडो के बाद कैसे कह दिया, कैसे बोल दिया कि माँ, बेटे का पहला प्रेम माँ होती है, हैं कैसे बोल दिया, इतना खतरनाक घृणित बात बोल दिया, बेटी का पहला प्रेम पिता होता है, कैसे बोल दिया। तो ये सब बात ऊपर में जाके कीजिएगा इनसे। तब तक के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो।